प्रिय छात्र छात्राओं, इस नए वर्ष में आप लोगों का बड़ी जोरदार ढंग से स्वागत करते हैं। एक खास शुभकामना के साथ कि परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में आप लोग बढ़िया से बढ़िया अंक लाकर अपना और अपने देश का नाम गौरवान्वित करेंगे। आज हम लोगों का पाठ विषय व्याख्या है। आप जानते हैं कि परीक्षा में व्याख्या दो होती है, एक गद्य से और एक काव्य से। प्रत्येक व्याख्या 4-4 नंबर की होती है, यानी एक व्याख्या 4 नंबर, फिर दूसरी व्याख्या 4 नंबर, दोनों मिलके 8 नंबर। अभी हम गद्य से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्याओं पर बात करेंगे। मॉडर्न एटम बम आपके सामने होगा और उसमें आप व्याख्या देखेंगे। सारी व्याख्याएं परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। उन सारी व्याख्याओं में जो अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्या है उस पर बात आज हम लोग करेंगे। तो उसी पर बात शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले गद्य वाले भाग की व्याख्या करेंगे और हम दूसरे घंटी में यानी दूसरे कैसेट में काव्य की व्याख्या करेंगे। अभी गद्य की व्याख्या शुरू कर रहे हैं। अब यहां पर देख लीजिए, पहली व्याख्या है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह आप जान लीजिए सप्रसंग व्याख्या है। सप्रसंग व्याख्या में आप लोगों को पाठ और पाठकार का नाम पता होना चाहिए और उसी से आपको प्रसंग का भी पता चल जाए और तब फिर उसकी व्याख्या कीजिए। अब यहां पर देख लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश अमर कथाकार चंद्र शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने हर परिस्थिति में दुश्मनों से मुकाबला करने को तैयार सैनिकों के उत्साह का वर्णन किया है। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से भारतीय सैनिक लड़ रहे थे। उसने कहा था कहानी का लैना सिंह अपने देश से 10 गुना ज्यादा ठंड प्रदेश में वीरता से लड़ने को उत्साहित रहता है। वह तो सैनिकों को घोड़े के समान मानता था। जैसे दौड़ाए नहीं जाने पर घोड़ा सुस्त हो जाता है, उसी प्रकार लड़े बिना सिपाही भी कमजोर हो जाता है। मोटे तौर पर आपने देख लिया कि एक्टिवेट रहने पर हर चीज कारगर होता है। यदि ऐसे ही परा छोड़ दिया जाए तो हर एक चीज निष्क्रिय हो जाती है। आप कोई काम नहीं करते रहेंगे तो उस परिस्थिति में वह काम करने की क्षमता आप में नहीं रहेगी। मोटे तौर पर अभ्यास के महत्व को स्पष्ट किया गया। लगातार अभ्यास करते रहने के कारण हर चीज कार्यशील बना है और इसी के तहत यहां पर घोड़ा और सैनिक दोनों को बताया है कि घोड़े को आप लगातार दौड़ाते रहिए तो घोड़ा दौड़ने में सफल रहता है। सैनिक भी बराबर लड़ने का काम करते रहें तो युद्ध में सैनिक कुशलता से युद्ध कर पाते हैं। बैठा देने के बाद घोड़ा भी बेकार और सैनिक भी बेकार हो जाते हैं। इस तरह सैनिकों को भी लड़ते रहने का अभ्यास कराते रहना चाहिए। घोड़े को भी दौड़ाते रहने का अभ्यास कराना चाहिए। इस तरह आपने इसकी व्याख्या देख ली। अब आगे देख लीजिए, मृत्यु के समय स्मृति साफ हो जाती है। यह भी आपको उसने कहा था कहानी से ही संबंधित है। लैना सिंह के मरने के समय की स्थिति परिस्थिति का वर्णन किया गया है।
तो आप इसको भी लिखेंगे इसी तरह से। प्रस्तुत गद्यांश चंदर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने लहना सिंह के मरने के समय की मन स्थिति का वर्णन किया। मरने के समय मनुष्य के संपूर्ण जीवन की घटनाएं सिनेमा के रील के तरह उसके मस्तिष्क में नाचने लगती है। उसी दृश्य को यहां पर दिखाया गया है। अब यहां पर देखिए, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। यह भी आपको उसने कहा था कहानी से ही उद्धृत है, और इसके भी लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही होंगे। तो आप इसको इस ढंग से लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने लहना सिंह के उक्ति का वर्णन किया है। मरने के समय लहना सिंह ने अपनी प्रेमिका को संवाद दिया कि उसकी प्रेमिका बचपन की प्रेमिका जो कालांतर में चलकर सूबेदारनी बन गई, उसने जो विदा के समय कहा था कि मेरे पुत्र और पति को जरा देखते रहना, उसी को इन्होंने जवाब में दिया कि उन्होंने जो कहा था पति और पुत्र को देखते, तो मैंने अपने जान पर खेलकर उसके पति और पुत्र की रक्षा की। यह बात उससे पहुंचा देना, यह संवाद उस तक पहुंचा देना, यही बात इसमें कही गई है। अब चौथे को देखिए। प्रत्येक पत्नी अपने पति को उसी तरह देखती है, या खाली है, जैसे लता वृक्ष को देखती है। यह पाठ आपको अर्धनारीश्वर से है, जिस पाठ के लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर, तो इसको सजाकर आप इस तरह लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश रामधारी सिंह दिनकर रचित अर्धनारीश्वर पाठ से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने स्त्री पुरुष संबंध को स्थापित करने का प्रयास किया है। समाज में सामान्य तौर पर स्त्रियां की स्थिति क्या है, स्त्रियों की स्थिति क्या है, स्त्रियां पति को किस रूप में देखती है, उसको दिखाने का प्रयास किया है। आप जानते हैं कि पति के बल पौरुष पुरुषार्थ के आधार पर सामान्य तौर पर परंपरागत रूप में स्त्रियों का मान सम्मान बढ़ता है। जैसे वृक्ष के सहारे लता बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती है, ऐसे लता बहुत कमजोर होती है, वह ऊपर नहीं उठ सकती है। लेकिन वृक्ष का सहारा यदि उसे मिल जाए तो वह वृक्ष के फुनगी तक पहुंच सकती है। उसी तरह औरत अपने पति के बल पराक्रम पौरुष पुरुषार्थ यश के बल पर बहुत ऊंचाई तक पहुंचती है। तो लता और वृक्ष का जो संबंध है, वही संबंध सामान्य तौर पर प्रांगत स्त्री पुरुष का माना जाता है। पुरुषों के बल पर स्त्रियां बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती है। इस बात को ही यहां पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अब पांचवा है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मान मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस पंक्ति को ओ सदानीरा पाठ में उद्धृत किया गया है। तो आप इसको लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश जगदीश चंद्र माथुर रचित ओ सदानीरा
शीर्षक निबंध से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव को एक ही सिक्के का दो पहलू बताया है। वसुंधरा भोगी मानव का मतलब समझिए, उसका अर्थ होता है सांसारिक भोग विलास में लिप्त रहने वाला व्यक्ति, और धर्मांध मानव का मतलब हुआ आंख मूंद कर धर्म के पीछे दीवाना रहने वाला, अर्थात अनपढ़ गवार किस्म के साधु संत, प्रगतिशीलता से दूर रहने वाला साधु संत, ऐसे व्यक्ति को हम धर्मांध मानव कहेंगे। दोनों ही एक ही सिक्के के जैसे दिखाई पड़ते हैं, एक सिक्के के दो पहलू। एक सांसारिक भोग विलास को अपने जीवन का अभिष्ट समझता है और वह संसार का शोषण करता है, और दूसरा भी धर्मांध रहने के कारण वह संसार की वस्तुओं को नजरअंदाज कर देता है। तो इस तरह आपने देख लिया कि वसुंधरा भोगी यानी सांसारिक भोग विलास वाला और धर्मांध मानव दोनों ही प्रकृति पर अत्याचार करते हैं, दोनों ही प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। प्रकृति को हम जितना सजाकर रखेंगे, जितना पोषण करेंगे, प्रकृति हमारे लिए उतना अधिक पोषक होगी। लेकिन प्रकृति के साथ हम जब खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारे लिए विकराल रूप धारण कर लेगी। इसी सारी बातों को यहाँ पर सामने रखने का प्रयास गया है कि दोनों, यहाँ पर आप देख रहे हैं लेखक ने प्रदूषण की समस्या का भावपूर्ण चित्रण किया है। भोगी और योगी दोनों ही यहाँ प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। एक कल कारखानों के द्वारा प्रदूषण फैलाते हैं, दूसरी तरफ गंगा या अन्य नदियों का जल भी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा प्रदूषित किया जा रहा है। इस प्रकार दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, दोनों के द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है। अब अगला देख लीजिए, छठा में सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह बातचीत पाठ से है। इस पाठ के लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? प्रस्तुत गद्यांश बालकृष्ण भट्ट रचित बातचीत नामक पाठ से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने बातचीत के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जब तक आदमी बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष पता ही नहीं चलता है। बोलने पर उसके भीतर की गहराई का पता चलता है। जैसे छोटेपन में काक और कोयल दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन बोलने के बाद काक की आवाज अलग हो जाती है और कोयल की आवाज अलग, तब दोनों की पहचान होती है। इसी तरह जब आदमी बोलता है तो उसकी भाषा से उसके संस्कार संस्कृति का पता चलता है, उसके गुण दोष का पता चलता है, क्योंकि भाषा में हर व्यक्ति के गुण दोष का समावेश होता है, उसके संस्कार संस्कृति का समावेश होता है। तो इस तरह आपने देख लिया कि बोलने से व्यक्ति के गुण दोष का पता चलता है। जब तक व्यक्ति बोलेगा नहीं तब तक उसके गुण दोष का पता नहीं चल सकता है। इसी को यहां पर आपके सामने रखा गया है। अब सातवां को देखिए, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते, भागने पर गोली मार दी जाती है। यह पंक्ति सिपाही की मां पाठ से ली गई है।
सिपाही की मां के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वह एकांकी है और उसके लेखक का नाम मोहन राकेश। तो आप इसी को सजाकर लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश या कथन मोहन राकेश रचित सिपाही के मां शीर्षक एकांकी से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने फौजियों के जीवन के दर्द को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। फौजियों के जीवन के दर्द को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। फौजियों का जीवन हमेशा जोखिम भरा होता है, बड़ा कष्ट भरा होता है। फौज में जो लोग भर्ती हो जाते हैं, खासकर यह द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में कहा गया है कि फौज में जो भर्ती हो गए उनको युद्ध करना ही है। युद्ध से डरकर वे भाग नहीं सकते हैं, भागने पर उन्हें गोली मार दी जाती है। तो इस तरह आपने देखा कि फौज में जो चले गए, मरना या मारना ही उनके जीवन की नियति हो जाती है। या तो आप मरिए या मारिए। फौजियों के जीवन का यही आदर्श हो जाता है। तो आपने देख लिया कि फौजियों के जीवन के दर्द को यहां पर रखने का प्रयास किया है। आठवें को देखिए, कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता का बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था। यह सब, यह पाठ आपको जूठन नामक आत्मकथा से उद्धृत है, जिस पाठ में आपने पढ़ा है कि लेखक ने अपने जीवन के दर्द का चित्रण किया है। इस पाठ के लेखक का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि। उन्होंने अपने ही जीवन के दर्द को सामने रखने का प्रयास किया है। तो आप यहां देख रहे हैं कि लेखक अपने जीवन के दर्द को बताता है कि हमारा समाज कितना क्रूर है कि इन गरीबों को ऊपर उठाने के बदले ऐसी परंपरा का निर्माण करता है, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करता है, जिसके चलते ये गरीब लगातार गरीब ही होते जा रहे हैं, आगे बढ़ने के बदले पीछे हटते जा रहे हैं। यही देख रहे हैं कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल नहीं। कितना आप परिश्रम कीजिए, परिश्रम का पारिश्रमिक आपको उचित नहीं मिलता है। लेखक के मुताबिक यह बात है कि हमारे समाज में इन गरीबों, दलितों, हरिजनों के श्रम का कोई मूल्य नहीं है। ऐसी ऐसी परंपराएं कायम की जाती है जिससे कि निर्धनता बरकरार रहे। निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर समाज के द्वारा किया जाता है। इसी बात को यहाँ पर रखने का प्रयास किया गया है। तो आप मॉडर्न एटम बम से विशेष रूप में इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। जो आपको अभी बताया जा रहा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्या है, उसको देखना है मॉडर्न एटम बम से। वैसे सबको एक बार देख जाना है। तो आगे आप देख लीजिए। 9वां है, आदमी यथार्थ में जीता ही नहीं, रचता भी है। यह पंक्ति आपको हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ से उद्धृत है, जिस पाठ के रचनाकार का नाम मलिया जी हुआ। तो आप इसको समेट कर कहेंगे, प्रस्तुत कथन या प्रस्तुत गद्यांश मलियाज रचित हंसते हुए मेरा अकेलापन
पाठ से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने जीवन के रूप स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आदमी यथार्थ में जीता ही नहीं, रचता भी है। यथार्थ में जीना और रचना को आपको समझना हो। माता पिता के द्वारा आपको जन्म दिया जाता है, आपका पालन पोषण किया जाता है, तो माता पिता के द्वारा जब तक आप पालित पोषित हो रहे हैं तब तक आप यथार्थ में जीते हैं। यहीं तक जीवन समाप्त नहीं होता है। हर एक व्यक्ति बढ़ता है, उसका अपना घर परिवार तैयार हो जाता है। शादी ब्याह होता है, अपना घर परिवार तैयार होता है, उसके बच्चे होते हैं। उन बच्चों का वह जब पालन पोषण करना शुरू करता है तो वह पालन पोषण करना ही यथार्थ का रचना है। इस तरह हमारे समाज में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का निर्माण होता है और यही जीवन का वास्तविक रूप है, संसार का वास्तविक रूप है। हर पीढ़ी अपनी नई पीढ़ी को तैयार करती है, अपनी नई पीढ़ी के निर्माण में लग जाती है। तो एक पीढ़ी का निर्माण पुरानी पीढ़ी से होता है और फिर वह पीढ़ी अगली पीढ़ी का निर्माण कर देती है। इस तरह आपने देख लिया कि सामाजिक विकास को यहां पर सामने रखने का प्रयास किया गया। 10वें में आपको देखना है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। यह पाठ आपको अर्धनारीश्वर से है। जिस पाठ के लेखक का नाम अभी आपने पढ़ा, रामधारी सिंह दिनकर, तो आप इसको लिखेंगे इस तरह से, प्रस्तुत गद्यांश रामधारी सिंह दिनकर रचित अर्धनारीश्वर पाठ से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने समाज में स्त्री पुरुष की समानता को दिखाने का प्रयास किया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण है। यहां पर आपको समझना होगा कि पुरुष में पुरुषार्थ होती है कठोरता। केवल कठोरता के आधार पर संपूर्ण जीवन जिया नहीं जा सकता है। संपूर्ण जीवन के लिए कठोरता के साथ साथ कोमलता भी चाहिए, और वह कोमलता नारियों में होती है। दया, ममता, प्रेम, करुणा, सद्भावना इत्यादि नारी का गुण है। तो जब तक ये सद्गुण पुरुषों में नहीं आएगा तब तक वह पुरुष क्रूर बनकर रह जाएगा, दानव बनकर रह जाएगा, अत्यंत कठोर बनकर रह जाएगा। उसका जीवन अधूरा रहेगा। जीवन की पूर्णता के लिए एक तरफ शक्ति पुरुषार्थ चाहिए, ठीक है, लेकिन दूसरे तरफ दया, ममता, प्रेम, सद्भावना जैसी कोमल भावनाओं का भी समावेश चाहिए। ऐसा करके व्यक्ति अर्थात पुरुष अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। यही बात इसमें लिख दी गई है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, यानी नारी का गुण नहीं है वह अपूर्ण होगा। 11 को देखिए, नर नारी पूर्ण रूप से समान है। यह पाठ भी आपको रामधारी सिंह दिनकर रचित अर्धनारीश्वर पाठ से ही है कि समाज में नर और नारी दोनों को समान रूप में देखने की जरूरत है, और इसके लिए हर एक पुरुष को नारी का गुण स्वीकार करना होगा और नारियों को भी पुरुषों के गुण को अपने भीतर समेटना पड़ेगा, तब ये वो आगे बढ़ सकते हैं। यदि पुरुष अपने आप को स्त्रैण होने से लजाएगा, औरत मर्दाना बनने से घबराएगी, तब तक वह अधूरी रहेगी, अधूरा रहेगा। तो इस तरह आपने देख लिया कि
नर नारी पूर्ण रूप से समान है। कैसे समान है, तो इसी को आपको ध्यान रखना है। 12वें में आप देखिए, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। यह आपको बातचीत पाठ से है, जिस पाठ के लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट। इसमें लेखक ने कहा है कि अपने आप से जब आप बातचीत कीजिएगा, उस बातचीत से आप अपना मनोरंजन तो कर ही लेंगे, आप अपने दुर्गुणों से भी परिचित होते चलेंगे। तो इस तरह आपने देखा कि भीतरी मनोवृत्ति हमेशा नए नए रंग दिखाती रहती है। उससे आपको अपने दुर्गुणों का आत्मचिंतन जब आप करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आपको आपकी बुराई का पता चलता रहेगा। और बातचीत करने के लिए जो हम दूसरे के यहाँ जाते हैं, उससे कहीं कोई विवाद हो गया बिना मतलब का, तो उससे कोई फायदा भी नहीं हुआ। अपने से बातचीत करने से आदमी को बहुत अधिक फायदा होता है। और जो हमारी भीतरी मनोवृत्ति है, वह हमारे मनोरंजन के लिए हर पल नया नया दृश्य दिखाती है, और उसमें आनंद प्राप्त कर लेना बहुत आसान बात है। इसी को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया। इस तरह आपने देख लिया कि ये जितनी सारी व्याख्याएं हैं, वो व्याख्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन व्याख्याओं को आप गौर से मॉडर्न एटम बम के सहारे देखेंगे, और जो व्याख्या है उसको भी एक नज़र देख लेंगे, क्योंकि गैस तो गैस होता है, उसको एकदम 100% तो माना नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग अभी तक जो करते रहे उसमें सफलता मिलती रही है। इसलिए आप लोगों को ऐसा किया गया। धन्यवाद।